चलिए डिस्कस करते हैं 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री उपेंद्र द्विवेदी, श्री NS राजा सुब्रमणी, श्री मनोज पांडे या श्री अजय कुमार। इसका सही जवाब है दोस्तों श्री NS राजा सुब्रमणी। दोस्तों ये हैं श्री NS राजा सुब्रमणी। जनरल अनिल चौहान ने 30 मई 2026 को CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया है। साल 2019 में एस्टैब्लिश किया गया CDS का पद एक 4 स्टार आर्म्ड फोर्स ऑफिसर होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होने के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी के रूप में भी काम करता है। नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट अर्थात NSCS में मिलिट्री एडवाइजर रहे हैं और साल 2024-25 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में भी अपनी सेवाएं वे दे चुके हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह है कि CDS ऑफिस का मेन ऑब्जेक्टिव भारतीय आर्म फोर्सेस के तीनों विंग अर्थात नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बीच टाई सर्विस इंटीग्रेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिफेंस रिफॉर्म्स को प्रमोट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय वायुसेना का केंद्रीय वायु कमान स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या आगरा। इसका सही जवाब है दोस्तों प्रयागराज। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि एयर मार्शल तरुण चौधरी को 1 जून 2026 को एयर मार्शल बालकृष्ण मणिकंदन की जगह भारतीय एयरफोर्स के सेंट्रल एयर कमांड के चीफ का पदभार मिला है। प्रयागराज में हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड IF के 5 ऑपरेशन कमांड में से एक है, जो भारत के वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर के डिफेंस को ऑपरेशनल डेप्थ प्रोवाइड करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रोजेक्ट उदय की बुनियादी ढांचे का संचालन करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, NHIDCL, NHAI, BRO या CPWD। अगर आप ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें तो आपको थोड़ा भ्रांति तो आएगी कि उद्योग में सारे के सारे जो भी यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी रोड से रिलेटेड विभाग हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाले प्रोजेक्ट उदय ने 1 जून 2026 को अपने 37वें रेसिंग डे मनाया है। 37वां रेसिंग डे मतलब आज से 37 साल पहले यह शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू? 1 जून 1990 को। कहाँ? डुमडुमा में, जो कि आसाम में आता है और इसे प्रोजेक्ट वर्तक और सेवक की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद बनाया गया था। अच्छा, उदय का मतलब होता है राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, क्योंकि यह भारत के ईस्टर्न मोस्ट रीजन में काम करता है जहां देश की पहली सूरज की किरण पड़ती है। यह प्रोजेक्ट ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश और आसाम के 6 डिस्ट्रिक्ट, कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट? अंजाव, लोहित, दिबांग वैली, लोंगडिंग, तिरप और चांगलांग में 1457 किलोमीटर से ज्यादा के स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्क को मैनेज करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंडो म्यांमार बॉर्डर पर कनेक्टिविटी और फेंसिंग बढ़ाने वाला यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में SARDP नॉर्थ ईस्ट और भारतमाला जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने 1 जून 2026 को परिचालन शुरू किया है? इस बारे में मैंने पहले भी एक बार पूछा है आपसे प्रश्न, तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका जवाब पता होगा। फिलहाल ऑप्शंस आपको देता हूं, ईस्ट कोस्ट, साउथ वेस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल या साउथ कोस्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों साउथ कोस्ट। दोस्तों विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, अब वह साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है। कब से? जून 2026 से ऑफिशियल रूप से।
और यह भारतीय रेलवे का 18वां जोन बन गया है, जिसकी जुरिडिक्शन में 3,532 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और 385 स्टेशन है। इस जोन में 4 नए डिवीजन हैं। कौन-कौन से? विजयवाड़ा डिवीजन, गुंटूर डिवीजन, गुंटाकुल डिवीजन और विशाखापट्टनम डिवीजन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर मंदसौर में होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ब्लॉकचेन, एआई, क्वांटम या जीआईएस। आप अगर ऑप्शंस ध्यान से पढ़ेंगे तो जीआईएस तो पहले ही बाहर हो जाता है, और क्योंकि ब्लॉकचेन और क्वांटम जो टेक्निक्स हैं वह थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवरलैप्ड हैं या ओवरहाइप्ड हैं, तो अगर आपने ध्यान से अभी एआई वाई आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका सही जवाब क्या है, एआई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और चीटिंग रोकने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एआई बेस्ड एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉय किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU ने 30 मई 2026 को अपने 756 एफिलिएटेड कॉलेज के लिए एआई बेस्ड सीटिंग, बारकोड एडमिट कार्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, मशीन रीडेबल कैंडिडेट वेरिफिकेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ में हाल ही में शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता ओमान के साथ 1 जून 2026 को लागू होगा? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, CECA, CEPA, साफ्टा या रेसप। इसका सही जवाब है दोस्तों CEPA। दोस्तों, मैंने एक बार बहुत पहले इसका जिक्र किया था जब यह डील फाइनलाइज हुई थी। भारत और ओमान के बीच CEPA अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 जून 2026 से ऑफिशियल रूप से लागू हो गई है। इस लैंडमार्क एग्रीमेंट के तहत ओमान ने भारत के 98% टैरिफ लाइन को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है, जिसमें टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल को इमीडिएटली जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा। बदले में भारत ने ओमान को अपने 77% टैरिफ लाइन पर कंसेशन दिए हैं और इस डील से दोनों देशों के बीच का बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, जो कि हाल फिलहाल में साल 2025-26 में $11 बिलियन के लगभग है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें फ्रेंड्स, तो 2014 के बाद से इंप्लीमेंट होने वाला यह 5वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इससे पहले मॉरिशियस, UAE, ऑस्ट्रेलिया और EFTA के साथ FTA लागू किए जा चुके हैं। अभी आपने आप ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको बोला है EFTA, यह एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि EFTA में कौन-कौन सी कंट्रीज आते हैं। याद रखिए, यह भी एक प्रश्न बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व साइकिल दिवस के प्रस्ताव को प्रायोजित किया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज ही के 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। एक बात याद रखिए दोस्तों, कोई दिन जैसे 3 जून ले लिया हमने, वो उस 3 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ साथ 2-3 प्रश्न और इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी जो शुरुआत की थी वो किस देश या किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, वो उस दिन क्यों मनाया जाता है, उस दिन का थीम क्या है उस दिवस का मनाने का, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि उस दिन ही क्यों मनाया जाता है। मतलब आपको यह देखना होगा कि क्या उसको किस एजेंसी ने प्रायोजित किया है, क्या वो किसी पर्सन द्वारा है या वो यूनाइटेड नेशन है या कोई और अदर एजेंसी है। अच्छा, पहला ऑफिशियल बाइसिकल डे 3 जून 2018 को सेलिब्रेट किया गया था। ईयर 2026 का थीम है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, किसका? वर्ल्ड बाइसिकल डे का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति पर केंद्रित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, IPEF, फोर्ज, CEPA या मिनरल्स फ्रेमवर्क। इसका सही जवाब है दोस्तों मिनरल्स फ्रेमवर्क। दोस्तों,
भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने स्ट्रेटेजिक मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए सेक्यूरिंग सप्लाईज इन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स फ्रेमवर्क पर साइन किया है। किस फ्रेमवर्क पर? सेक्यूरिंग सप्लाई इन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स। यह फ्रेमवर्क लिथियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और ग्रेफाइट जैसे क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट कौन कौन से स्कैंडियम, हीट्रियम और 15 लैटिनाइड्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग को कवर करेगा। एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यह है कि यह पार्टनरशिप चाइना के मोनोपोली को काउंटर करेगी। चाइना हाल फिलहाल में 90% ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखता है और 49% ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व का कंट्रोल रखता है अपने पास। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग बनाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना। इसका सही जवाब है दोस्तों केरल। दोस्तों केरल ने हाल ही में मई 2026 को देश भर में पहली बार एक डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया है, जो कि एजिंग और सोशल आइसोलेशन से जुड़े वेलफेयर स्कीम्स को कोऑर्डिनेट करेगा। केरला कैबिनेट ने अप्रैल 2026 में सीनियर सिटीजन पॉलिसी 2026 को अप्रूवल दिया था, जिसका मेन गोल एल्डरली पॉपुलेशन को डिग्निटी, प्रोटेक्शन और एक एज फ्रेंडली सोसाइटी प्रोवाइड करना है। साल 2026 के डेमोग्राफिक डाटा के मुताबिक केरला में भारत के सबसे अधिक बुजुर्ग लोग रहते हैं और केरला की पॉपुलेशन के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ लगभग 18% की पॉपुलेशन बुजुर्ग है, जो कि नेशनल एवरेज 11% से बहुत अधिक है और इसके लिए केरला ने 86,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के पुरातत्व सर्वेक्षण में किस तकनीक से दबी हुई संरचनाओं का पता चला? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जीपीआर, सोनार, लाइडार या रडार। मैं आपको क्वेश्चन फिर से बता देता हूं कि झारखंड में एक खोज की गई है, वह किस तकनीक के माध्यम से की गई है। इसका सही जवाब है दोस्तों जीपीआर। दोस्तों झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के चौपरन ब्लॉक में मोहाने रिवर बेसिन के पास लगभग 3,200 साल पुरानी एशियन सेटलमेंट के आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं और इसे जीएसआर टेक्निक से खोजा गया है, अर्थात ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्निक। आईआईटी आईएसएम धनबाद और विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने बिना एक्सवेशन के मतलब बिना खोदे सब सरफेस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यह ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का यूज किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की फ्री डाइविंग टीम जिस विश्व एशियन पूल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रही है, उसका आयोजन किस देश में हो रहा है? जापान, हंगरी, फिलीपींस या फ्रांस। इसका सही जवाब है दोस्तों हंगरी। दोस्तों भारत ने जून 2026 में हंगरी के बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी भी है, में होने वाली वर्ल्ड एशियन पूल चैंपियनशिप में पहली बार अपनी ऑफिशियल फ्री डाइविंग टीम भेजी है, जिसमें अर्चना त्यागराजन, अक्षय ठाटे और वंचन एचयू शामिल हैं। यह चैंपियनशिप फ्री डाइविंग की ग्लोबल बॉडी AIDA अर्थात इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एशियन के अंडर हो रही है, जिसमें फ्री डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया मार्च 2026 में से एक ऑब्जर्वर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म AI का उपयोग करके भारतीय सेना के रसद और रख रखाव अभियानों का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, त्रिनेत्र, क्यूफॉर्म, कौटिल्य या संजय। इसका सही जवाब है क्यू फोर्स। दोस्तों भारतीय आर्मी ने अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप के तहत मई 2026 में दो महत्वपूर्ण AI प्लेटफॉर्म डिप्लॉय किए हैं। कौन कौन से? एक है कौटिल्य और दूसरा है क्यू फोर्स। अब कौटिल्य क्या करता है? कौटिल्य एक AI पावर्ड कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अर्थात NLP के जरिए स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए
वेपन, पर्सनल और रेडीनेस का डाटा प्रोसेस करता है। और क्यू फोर्स क्या करता है? क्यू फोर्स जो है फ्रेंड्स, यह एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एप्लीकेशन है जो डाइवर्स मिलिट्री ऑपरेशन टेरेंस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लाई चेन ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करता है। और यही हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा एआई टूल जो है भारतीय आर्मी के लिए यह काम करता है। तो इसका सही जवाब क्यू फोर्स था। भारतीय आर्मी ने साल 2027 तक अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज में कंप्लीट एआई इंटीग्रेशन का टारगेट रखा है। और इससे पहले प्रोजेक्ट संजय के अंडर ईसीएएस और ट्राइनेट्रा जैसे एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत को ताड़ के तेल अर्थात पाम ऑयल का सबसे अधिक आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ब्राजील, रूस, जापान या इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है दोस्तों इंडोनेशिया। दोस्तों अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारतीय सरकार ने देश की एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम करने के लिए साल 2021 में 11,000 करोड़ से ज्यादा का बजट एलोकेट किया था। और इसके साथ एक सेंट्रली स्पॉन्ड स्कीम NMEO ओपी लॉन्च किया था। इस मिशन का जो टारगेट था फ्रेंड्स, वो साल 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर एरिया को पाम ऑयल कल्टीवेशन के अंदर लाना था। और फिलहाल में साल नवंबर 2025 तक लगभग 6.2 लाख हेक्टेयर कवर कर लिया गया है। मतलब भारत सरकार अपने टारगेट के लगभग करीब पहुंच गई है। भारत अपनी एडिबल ऑयल कंजप्शन का लगभग 7% हिस्सा इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करता है, जिसमें इंडोनेशिया का जो है शेयर ज्यादा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अकेला आंध्र प्रदेश ही भारत की 80% एडिबल ऑयल क्रूड पाम ऑयल कंट्रीब्यूट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक एआई प्रदर्शन में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? इसका सही जवाब है चौथा स्थान। दोस्तों आईईआर फोर्सुस सेंटर द्वारा हाल ही में मई 2026 को जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस के मामले में चौथे रैंक पर पहुंच गया है। इस ग्लोबल असेसमेंट लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और सिंगापुर ही भारत से ऊपर हैं, जबकि भारत ने जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे बड़े देश डेवलप्ड कंट्रीज को इसमें पीछे छोड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। और लिंक्डइन स्टडी के मुताबिक भारत एआई स्किल पेनिट्रेशन के मामले में ग्लोबल लेवल पर पहले नंबर पर है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, विच पॉइंट लाइज बिटवीन अर्थ एंड मून ग्रेविटेशनली? L1, L2, L3 और L5। और इसका जवाब हमारे एक सब्सक्राइबर ने सही दिया है, जिनका नाम जोगनायर है। इसका सही जवाब है L1, लैंग्वे 1। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि ब्राजील की यूनिवर्सिटी ऑफ sao paulo और पोर्टुगल की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने के साइंटिस्ट ने अप्रैल 2026 के एस्ट्रोडायनेमिक्स जर्नल में एक नए हाईली फ्यूल एफिशिएंट अर्थ टू मून ट्रैजेक्टरी की खोज पब्लिश की है। उन्होंने बहुत सारी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जरिए यह ट्रैजेक्टरी खोज की है, जिसमें अर्थ और मून के बीच कोई भी मान अर्थ से मून पे भेजा जाए तो कम से कम फ्यूल खर्च होगा। यह रूट कंटिन्यूअस इंजन थ्रस्ट के बजाय इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के हिडन ग्रेविटेशनल पाथवे का यूज करके अर्थ से मून का सफर तय करेगा। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केरल की सतर्कता प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार को लक्षित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, प्रोजेक्ट क्लीन, मिशन अलर्ट, प्रोजेक्ट जीरो या विजन टेक। इसका जवाब आपको फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ फ्रेंड्स, मेरा एक निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको भी सब्सक्राइब करने का बोलें, ताकि हम लोग के हमारे पर डेज की वीडियो आप तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम आपसे शेयर कर सकें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।